यानी का ऑर्डर होता था तब करते थे या अपनी मर्जी से भी कर सकते थे? नहीं, अपनी मर्जी से मैं किसी को नहीं मारता था। ऊपर से ऑर्डर मिलता था, लीडर ऑर्डर देते थे कि अच्छा, ऑर्डर दे किसी को मार दो, आप मार देते थे? हाँ जी, चाहे वो कोई भी हो? कोई भी हो। अगर वो कहता कि अपने सगे भाई को जान से मार डालो? जी, मैं तो मार देता। अगर वो कहता अपनी माँ को जान से मार डालो? मैं तो मार देता। नहीं, मासूम नहीं है, मतलब वो बेगुनाहों को नहीं मारते उसको, मतलब नहीं, लेकिन आपको तो नहीं मालूम कि वो आदमी मासूम है कि गुनाहगार है? नहीं। आपको हुक्म दिया कि मार डालो, आपने मार डाला। आपने कितने लोगों की जानें ली? मुझे याद नहीं कितने लोग डाले। यानी आपने इतने सारे लोग मार डाले कि आपको ये भी नहीं याद कि आपने कितने लोग मार डाले? सतीश कौन? सतीश कुमार टिक्कू। टिक्कू कौन था ये? जो ऊपर से मतलब ऑर्डर दिया गया है कि उसको हिट करो, मैंने किया। कौन था ये? पंडित लगता। सिर्फ इसलिए कि पंडित था? नहीं, वो शायद आरएसएस का था। नहीं हुआ है। और हम सब जानते हैं कि दुनिया भर में ये माना जाता है कि इंडिया इज इलीगली ऑक्यूपाइंग कश्मीर। एवरीबडी एक्सेप्ट्स इट। अगर कोई आज़ादी का नारा उठाता है कश्मीर से, तो हम कम से कम ये समझें कि दुनिया में इंडिया को किस तरह समझा जाता है। हमें इस पे गर्व होनी चाहिए, गर्व होना चाहिए। इसके अन्याय में हम सब मौजूद हैं। हमारे नाम पे किया जा रहा है कि something like I don't know 30-40% of the country is under military rule। उनका चेहरा जो कश्मीर देखता है और नॉर्थ ईस्ट देखता है और छत्तीसगढ़ के आदिवासी देखते हैं, वो है इंडियन आर्मी। ये हम याद रखें। आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना के बारे में जिसका जिक्र आज तक ना के बराबर हुआ है, पर विवेक अग्निहोत्री ने अपनी मूवी के ज़रिए सच से काफ़ी मिलती जुलती इस घटना को दिखाया है अपनी फिल्म में द कश्मीर फाइल्स। मूवी स्टार्ट होती है और हम बच्चों को क्रिकेट खेलते देखते हैं। रेडियो पे मैच चल रहा होता है। बच्चों में एक का नाम शिवा है और एक का अब्दुल। मैच में सचिन के 6 लगाने पे शिवा सचिन सचिन कह के कूदने लगता है। तभी पास में खड़े 2 आतंकवादी उसे आकर मारने लगते हैं सचिन के नाम लेने पे। अब्दुल उनकी आंखों में बर्फ़ फेंक के शिवा से भागने को कहता है। वो शिवा को लेके एक खाली घर में छिप जाता है। दूसरी सीन में शिवा के घर आने पर कुछ आतंकवादी आते हैं, जिस पे शिवा की माँ शारदा अपनी पति को घर में छिपने को कहती है और गेट खोलती है। शिवा के पिता किचन के ड्रम में जाकर छिप जाते हैं। तभी वहाँ एक आतंकवादी फारूक मलिक पहुँच जाता है और ड्रम पे गोली चलाने लगता है, जिससे शिवा के पिता मर जाते हैं। तभी वहाँ पुष्कर नाथ शिवा के दादाजी भी पहुँच जाते हैं। उन्होंने फारूक मलिक को भी पढ़ाया था। वो उसे ये सब करने के लिए मना करते हैं, जिस पे फारूक उसे लीडर बोलने को कहता है और शारदा को अपनी पति के खून से सने चावल को चबाने को कहता है। अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो फारूक उसके छोटे बेटे को मार देगा। सीन बदलता है और हम प्रेजेंट डे में आते हैं। यहाँ हम ब्रह्मदत्त को देखते हैं, जो रोज़ कश्मीर में कितने सिविलियंस मारा गया उसके सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके अपने पास रखता है। उसके घर पर 3 लोग पहुँचते हैं। प्रेजेंट के समय में पुष्कर नाथ की अस्थियां यहाँ पहुँचने वाली हैं। उसकी आखिरी इच्छा थी कि जब उसकी अस्थियां बहाई जाए तो उस वक्त उसके पुराने दोस्त वहाँ पर हो। तभी वहाँ कृष्णा अपने दादाजी पुष्कर नाथ के अस्थियां लेकर वहाँ पहुँच जाता है। कृष्णा जेएनयू के स्टूडेंट रहता है। कृष्णा सबके बीच में ऐसा दिखाता है कि उसे कश्मीर के बारे में कुछ नहीं पता, पर जेएनयू में पढ़ाई के दौरान वो राधिका मेनन नाम की प्रोफेसर से इंस्पायर्ड रहता है। वो स्टूडेंट्स को भड़का रही होती थी कैसे इंडियन गवर्नमेंट कश्मीर के लोगों पे अत्याचार कर रही है, जबकि कश्मीर इंडिया का पार्ट भी नहीं है। वो सबको बताती है कि पूरी दुनिया ये मानती है कि इंडिया ने इलीगली ऑक्यूपाइड किया है कश्मीर को, और सारे स्टूडेंट्स को एकजुट होकर आवाज़ उठाने के लिए कहती है। ये सुनते ही बच्चे फ्री कश्मीर चिल्लाने लगते हैं। राधिका अपने ऐसे ही भड़काऊ बातों और कहानियों से कृष्णा को भी फंसा लेती है। कृष्णा को भी उस पर भरोसा रहता है। सीन पास्ट में दिखाया जाता है। हमें पता चलता है कि मुफ्ती मोहम्मद सैयद की बेटी को किडनैप कर लिया गया है और अब ना चाहते हुए भी भारत सरकार आतंकवादियों की बात मानने के लिए राज़ी हो रही है। जिसके बाद पुष्कर नाथ पहुंच जाता है ब्रह्मदत्त के पास, क्योंकि आतंकवादियों ने उनके बेटे को हिट लिस्ट में रखा है। ब्रह्मदत्त एक आईएएस ऑफिसर होते हैं। वो उसे उसके बेटे से सेफ्टी की प्रॉमिस करते हैं और पुष्कर नाथ को अपनी गाड़ी से घर छोड़ने जाते हैं। वापस लौटते वक्त एक बच्चा उनकी विंडो पे आकर कश्मीरी लैंग्वेज में बोलता है कि कन्वर्ट हो या मर जाओ या यहाँ से भाग जाओ। बाहर देखने पे बहुत सारी औरतें झगड़ रही होती है। ब्रह्मदत्त गाड़ी से उतर के उनके पास जाते हैं। वहाँ एक हिंदू औरत रोते हुए उनसे मदद मांगती है
और उन्हें बताती है कि वो जब भी अनाज लेने जाती है तो मुस्लिम महिलाएं सबसे पहले वहां पहुंचकर उनके भी हिस्से का अनाज लेकर नहीं तो बाहर फेंक देती हैं या फिर उसे जला देती हैं, पर हिंदुओं को नहीं देती और ना ही उनका इलाज अस्पतालों में किया जा रहा। उनका मानना है कि कश्मीर मुसलमानों का है, यहाँ हिंदू नहीं रह सकते, हिंदू यहाँ काफिर हैं। ब्रह्मदूत ये सब सुनता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि ब्रह्मदूत अपनी वाइफ के साथ घर से निकल रहा होता है। बाहर में कुछ पुलिस एक छोटी बच्ची से बात करते हैं। बच्ची उन्हें गुलाब देती है और सब खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ आतंकवादी आ जाते हैं और सभी पुलिस को मार देते हैं। वो वहाँ भारत का झंडा फेंककर पाकिस्तान का झंडा लगा देते हैं। वहाँ जो पुलिस खड़ी होती है वो भी कुछ नहीं करती, क्योंकि वो भी उन आतंकवादियों के सपोर्ट में होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ब्रह्मदूत तत्कालीन सीएम फारूक अब्दुल्ला से मिलने जाता है और उनको कश्मीर में चल रही हालात के बारे में बताता है, पर सीएम अब्दुल्ला उसकी बातों पे ध्यान ना देकर टेररिस्ट की तरफ ही अपना सपोर्ट दिखाते हैं। सीएम ब्रह्मदूत को इंडियन स्पाई बोलकर सस्पेंड भी कर दिया जाता है। फिर सीएम खुद वहां आतंकवादी बिट्टा से मिलता है। सीन प्रेजेंट में दिखाता है। वहीं ब्रह्मदूत की वाइफ कृष्णा को उसकी फैमिली की फोटोज दिखाती है। कृष्णा ने इससे पहले भी कभी अपनी फैमिली की फ़ोटो नहीं देखी थी। अब यहाँ पर ब्रह्मदूत जेनोसाइड के बारे में कुछ बोलता है। तभी वहाँ कृष्णा बोलता है कि कश्मीर में कोई भी जेनोसाइड नहीं हुआ था, ये सब कुछ एक डर्टी पॉलिटिक्स थी। उस रात 5 लाख कश्मीरी पंडित ने सिर्फ 2 लाख कश्मीरी पंडित ही निकले थे और उन्हें मारने वाले भी आर्मी के ही लोग थे। ये सब सुनकर ब्रह्मदूत को बहुत गुस्सा आता है और फिर उसे बताता है कि उसकी फैमिली का एक्सीडेंट नहीं बल्कि उन्हें कश्मीरी आतंकवादियों ने मारा था। ये सुनकर कृष्णा बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। फिर सीन पास्ट में दिखाया जाता है, जहाँ पर फारूक बिट्टा शिवा की माँ को चावल को खाने को कहता है। बेचारी शारदा अपने बच्चों को बचाने के लिए वो चावल खा लेती है। फिर वो आतंकवादी उन्हें वैसे ही छोड़ निकल जाता है। इसके बाद पुष्कर अपने डॉक्टर फ्रेंड महेश को कॉल करता है और बोलता है कि उसके बेटे को बहुत सारी गोलियां लगी है, पर वो अभी जिंदा है, जितनी जल्दी हो सके वहाँ पर आ जाए। महेश हॉस्पिटल से निकलने वाला होता है, तभी वहाँ पर एक टेररिस्ट आ जाता है। महेश के टाइम से पुष्कर के घर ना पहुँचने से उसके बेटे की भी डेथ हो जाती है। ये सब पता चलने के बाद डीजीपी हरी तुरंत पुष्कर के घर की तरफ जाते हैं, जहाँ पे उन्होंने 2 पुलिस वालों की सिक्योरिटी लगाया होता है, पर वो पुलिस वाले ये बोलते हैं कि वो लोग भी बिट्टा के साइड से ही हैं। डीजीपी को ये भी पता चलता है कि पुष्कर अपने बचे हुए फैमिली के साथ यहाँ से निकल चुका है। वहीं जर्नलिस्ट वो उन्हें एक ऐसे आदमी के घर लेकर जाता है जो ऐसे ही लोगों की हेल्प करता है। वहाँ पे उनकी ही तरह और भी लोग होते हैं जो अपनी जान बचाकर यहाँ छुपे थे। फिर वो आदमी उन्हें शांत करता है और समझाता है। फिर सभी धीरे आवाज़ में भारत माता की जय बोलते हैं। तभी गेट पे कुछ टेररिस्ट आते हैं और उस आदमी को साथ चलने को बोलते हैं। वो आदमी समझ जाता है कि उसका अंत आ चुका है, पर वो उन टेररिस्ट को कुछ नहीं बताता और अपने बेटे के साथ उनके साथ निकल जाता है। नेक्स्ट सीन पे पुष्कर अपनी बची हुई फैमिली और दूसरे बहुत सारे लोगों के साथ ट्रक में बैठकर जा रहा होता है। तब वो लोग रास्ते में देखते हैं कि उसी आदमी और उसके बेटे की लाश पेड़ पर टंगी हुई रहती है। अब सीन शिफ्ट होता है रिफ्यूजी कैंप में, जहां पुष्कर की आई साइट वीक हो गई थी। डॉक्टर उसे महंगे लेंस लगवाने को कहता है, पर पुष्कर वो उसे सस्ता लेंस लगवाने की बात करता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बिट्टा, जो खुद एक क्रिमिनल था, वो मीडिया तक पहुंच चुका था और उसका इंटरव्यू दिखाया जा रहा था। वो खुद को फ्रीडम फाइटर बताता है और उसने बस 25 से 30 लोगों को मारा होता है, क्योंकि वो सारे आरएसएस के थे। ये सब देखकर पुष्कर को काफ़ी गुस्सा आता है, क्योंकि वो कई दिनों से पीएम से बात करने की कोशिश कर रहा होता है। अब यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में कृष्णा ये सारी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। उसके कॉलेज में उसे कुछ और ही सिखाया जा रहा था। यही सब सोचते सोचते उसे याद आता है कि मरते वक्त उसे पुष्कर ने कहा था कि उसकी अस्थियों को लेकर कश्मीर वाले घर में बिखेर देना, क्योंकि उसका एक सपना होता है कि वो एक दिन अपने कश्मीर के घर में जा सके। यही रीज़न होता है कि कृष्णा पुष्कर की अस्थियों को लेकर कश्मीर आया था। यहाँ पर वो कश्मीर जा रहा है, ये बात वो राधिका मेनन को जाकर बताता है। वो उसे बिट्टा से मिलने के लिए एक नंबर भी देती है। यहाँ प्रेजेंट टाइम में कृष्णा और पुष्कर के दोस्त पुष्कर के पुराने घर में जाते हैं और यहाँ पर वो पुष्कर की अस्थियों को बिखेर देता है। अब फाइनली पुष्कर अपनी डेथ के बाद अपनी घर कश्मीर पहुँच चुका होता है और अब कृष्णा जाता है बिट्टा से मिलने। यहाँ पर वो जिस बोट में बैठा है उस बोट को चलाने वाला अब्दुल होता है। अब्दुल वहीं शिवा का फ्रेंड है। यहाँ पर अब्दुल उसे बोलता है कि फ़ोन में रिकॉर्ड करे और फिर अब्दुल बोलता है कि कश्मीरी पंडितियों के अगेंस्ट नहीं था और साथ में उसके पिता
तो कश्मीरी पंडित के अच्छे दोस्त थे। फिर कृष्णा बिट्टा से मिलता है, जहाँ पर बिट्टा भी यही बोलता है कि उसने किसी को भी नहीं मारा था और कश्मीरी पंडित खुद ही ये जगह छोड़ के जा रहे थे और उन्हें मारने वाले आर्मी ऑफिसर थे। और यहाँ पे बिट्टा अपना कंपैरिजन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर से करता है। कृष्णा वापस आकर ब्रह्मदूत से झगड़ा करता है और उसे कहता है कि सारी बातें झूठ थी, कश्मीर में कोई भी जेनोसाइड नहीं हुआ था और आर्मी ऑफिसर्स ने सबकी जान ली, ना कि मुसलमानों ने। ये सब सुनकर ब्रह्मदूत बहुत ज़्यादा गुस्सा जाता है और वो उसे 3 फाइल्स दिखाता है। उन 3 फाइल में आज तक जितनी भी न्यूज़ निकली होती है कश्मीरी पंडितों के बारे में कि उनके साथ क्या क्या हुआ, और ये सब देखने के बाद फाइनली कृष्णा को समझ में आता है कि रियलिटी में उनके साथ क्या क्या हुआ था। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है दोबारा उसकी यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर वो वापस आ चुका था। यहाँ पे कृष्णा को देखने के बाद राधिका को लगता है कि वो उसके साइड से बोलेगा, इसलिए वो कृष्णा को माइक देती है और स्पीच बोलने के लिए कहती है। और अब यहाँ पे कृष्णा बोलता है कि बहुत साल पहले एक ऋषि मुनि कश्मीर गए, उनका नाम था ऋषि कश्यप। वहाँ पर जाकर उन्होंने बहुत वक्त तक साधना की थी, जिसके बाद उन्हें ज्ञान मिला और उन्हीं के नाम पर स्टेट का नाम कश्मीर रख पड़ा। और ऐसे करते करते बहुत सारे ऋषि मुनियों और बहुत सारे ज्ञानी लोग कश्मीर गए और वहाँ पर उन्होंने रिसर्च की और इसी तरह से बहुत सारे पंडितों ने मिल कर के कश्मीर को बसाया। पर एक दिन वहाँ कुछ इस्लामिक आए और फिर उन्होंने वहाँ पर कश्मीरी पंडितों के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कश्मीरी पंडितों को मारा और ज़बरदस्ती कलमा पढ़वाया और बीफ खिलाया और उनकी बेटी वाइफ के साथ रेप किया। इसी तरह से धीरे धीरे उन्होंने मेजॉरिटी में रह रहे कश्मीरी पंडितों को वहाँ से माइनॉरिटी बना दिया और 5 लाख कश्मीरी पंडित वहाँ से भाग गए। आज हमारे पास तो पूरी आज़ादी है कि हम यहाँ से अपने घर जा सकते हैं और कोई हमें रोक नहीं सकता अपने घर जाने से, लेकिन कश्मीरी पंडितों को उनके ही घर से निकाल कर भगा दिया गया और अब वो अपने घर भी नहीं जा सकते। उसकी इस पूरी स्पीच में कई बार लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, पर अब कृष्णा को सच समझ में आ गया था और इसीलिए वो बिना रुके बोलता रहा। अब उसने अपनी माँ और भाई की स्टोरी सबको सुनाई और इसी के एंड में ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और नेक्स्ट सीन में हम पास्ट में उसी जगह को देखते हैं जहाँ पर पुष्कर अपनी बची हुई फैमिली के साथ रह रहा होता है। एक दिन यहाँ पर बिट्टा आर्मी की ड्रेस पहनकर आता है, इसी के साथ वो यहाँ के पूरे आर्मी के एरिया पर कब्जा कर लेता है और फिर वो लोग यहाँ पर शारदा और हर किसी को मार देते हैं। ये सीन बहुत ही इमोशनल होता है, तो ही इसे देखना और एक्सप्लेन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। अगर आप लोगों को भी कश्मीरी पंडित की साइड की स्टोरी जाननी है तो ज़रूर ये फिल्म देखें। धन्यवाद।